हरे कृष्णा, वेलकम टू अवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज हम इंटरनेशनल लॉ में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीयूटी पीजी एलएलएम में, और आपको क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो अगेन ये वीडियोस दो पार्ट में होने वाला है। पहले पार्ट में मैं आपको क्या बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन हमारे पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं और उस हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको चीज़ें बताने वाली हूँ। मतलब पास्ट ईयर का एनालिसिस रहेगा जो भी हमारा इंटरनेशनल लॉ में क्वेश्चन पूछा गया। सेकेंड पार्ट में मैं क्या करने वाली हूँ, जो भी हमारा सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पे है उसमें मैं क्या करूँगी कि आपको उसमें इंपॉर्टेंट बता दूंगी कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। तो एक यूएन जो है उससे सवाल बड़ा बनता है। यूएन के जो ऑर्गन्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। जैसे कि जनरल असेंबली के क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, इसमें से बोलेंगे बताओ जनरल असेंबली का फंक्शन क्या नहीं है, या फिर 4-5 ऑप्शन दे देंगे और उसमें से बोलेंगे कि जनरल असेंबली का क्या फंक्शन है। उसमें से कुछ स्टेटमेंट सही होंगे, कुछ स्टेटमेंट गलत होंगे, वो आपको देखना रहेगा। फिर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक क्वेश्चन था, वो यूएन की जो स्पेशलाइज एजेंसीज हैं उनके बारे में क्वेश्चन था। तो उन्होंने ऑप्शन दे दिया 4, उसमें था WHO, WTO, IMF, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें से उन्होंने बोला कि आपको ये बताना है कि यूएन की कौन सी स्पेशलाइज एजेंसी है। करेक्ट। तो आपको यूएन जो है, यूएन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यूएन ऐसा ना, वो नॉन नेगोशिएबल नहीं है। जैसे यूजीसी नेट में भी इसका पेपर पूछा जाता है, तो मैंने बताया कि इन लोगों का जो पैटर्न है थोड़ा थोड़ा सेम है। नेट का थोड़ा सा, यूजीसी नेट का लेवल थोड़ा हाई है, बट यहाँ पे जो है यूएन जो है नॉन नेगोशिएबल होता है। यूएन से तो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है। दूसरा हमारा क्वेश्चन बनता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और कन्वेंशन से। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्टैंडर्डाइजिंग द टर्म्स यूज्ड इन इंटरनेशनल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, और नीचे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। फिर आपको क्या कहा जाता है, इनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना, जैसे UDHR, ICCPR है ना, यूरोपियन कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल फ्रीडम्स। इनको क्या कहेंगे, बोलेंगे कि क्रोनोलॉजी में अरेंज करो। फिर क्या कह सकते हैं कि जैसे जो कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस होंगे, एक तरफ वो लिख देंगे कि क्या राइट है और एक तरफ लिख देंगे आर्टिकल। अब आपको आर्टिकल और वो मैच करना होगा, है ना। जैसे यहाँ पे लिख देंगे राइट ऑफ चाइल्ड, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, और यहाँ पे क्या आपका आर्टिकल लिख देंगे 22, 24, जो भी आपके यहाँ एक तरफ आर्टिकल और एक तरफ ये लिख देंगे कि किस में किस राइट की बात करी गई है। तो आपको मैच करना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि UDHR का एक तो आपको जानना पड़ेगा, है ना, और ICCPR जैसे मैंने आपको बताया। और ये 3-4 चीज़ें जो कि मैं आपको सिलेबस बताऊंगी, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। एक क्रोनोलॉजी में पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि मैच करने के लिए कह देंगे कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है। तो ये कुछ तरीके के सवाल है जो कि हमारा इंटरनेशनल कन्वेंशन आर्टिकल से पूछा जाता है। अच्छा, कन्वेंशन से ये भी पूछा जाता है कि कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं। जैसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, आप देखोगे ना, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए। मैं आपको वो बता रही हूँ जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए। अभी फिलहाल मैं आपको वो बता रही हूँ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कोई कन्वेंशन लिख दिया उन्होंने, मतलब उन्होंने ऑप्शन में बताया, लिख दिया कि इतने पार्ट्स इतने आर्टिकल्स हैं। अब आपको सही पता होगा तो ही आप मैच कर पाओगे। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या है, बहुत एक्यूरेसी चाहिए होती है ना, कि कितने पार्ट्स हैं, कितने वो हैं। तो हो सकता है कि इंसान का कहीं ना कहीं मिस हो सकता है, लेकिन फिर भी रटने वाली चीज़ें जितना आप याद कर पाओ, जितना रिवाइज कर पाओ, आपके लिए ठीक रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, केस लॉस पूछते हैं। मैंने सीयूटी पीजी एलएलएम में बहुत ज़्यादा केस लॉस तो नहीं देखे हैं, लेकिन यूजीसी नेट जहाँ पे इंटरनेशनल लॉ पूछा जाता है वहाँ पे बहुत केस लॉस आते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ज़्यादा नहीं, 30-40 केस होंगे, मैं आपको बता रही हूँ। 30 भी छोड़, मैं तो कहूँगी आप 20-25 जो सबसे ज़्यादा लैंडमार्क केसेस होते हैं ना, आप उन्हें पढ़कर चले जाइएगा। जैसे कुछ पैकेट हवाना केस हो गया, है ना, फिर आपका साइलम केस हो जाएगा, SS लोटस केस हो जाएगा, टेम्पल ऑफ प्री विहार, है ना। ये कुछ केसेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट। उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे क्या बोलेंगे कि किस केस में क्या हुआ, तो एक तरफ केस का नाम लिख देंगे और इस केस में क्या हुआ, ये चीज़ें लिख देंगे। अब आपको क्या करना होगा, मैच करना होगा। तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। लोग ऑप्शन ऐसा देते हैं कि अगर आपको एक भी केस के बारे में पता होगा तो आप इजीली उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। हमेशा ऐसे नहीं होता, लेकिन मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑप्शंस ऐसे देते हैं ना कि अगर आपको 1-2 भी पता रहेगा ना, तो आप सही आंसर इजीली गेस कर सकते हैं। तो ये कि केस लॉस का मैं आपको बताऊंगी कि केस लॉस पूछा जाता है, और मुझे लगता है कि आप देखो, आप पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि वो धीरे धीरे उसका मतलब यूजीसी नेट का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो नेट में तो बहुत ज़्यादा केस लॉस से सवाल आता है। तो इस वजह से मैं आपको कहूँगी ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट वो 20-25 जो केस लॉस है ना, उनका पूरा लिस्ट बना लो, और उससे क्या करो कि आप उसे
अगर अभी आप वीडियो देख रहे हो, बहुत टाइम है, अभी उसका लिस्ट बना लो और उसे मतलब पढ़ते जाओ बस शॉर्ट में कि अच्छा असाइलम से रिलेटेड है ना, फिर नेशनैलिटी से रिलेटेड है, नोटा बोहम केस, ये सब कुछ केसेस है जिसको आप याद कर लेना। फिर और मैंने क्वेश्चंस देखे, और क्वेश्चन मैंने क्या देखे, जैसे कि कुछ कुछ थ्योरीज होती हैं इंटरनेशनल लॉ में, रिकग्निशन की कुछ थ्योरीज होती हैं, है ना, और इंटरनेशनल लॉ जो है वो म्यूनिसिपल लॉ का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, मोनिस्ट थ्योरी, ड्यूलिस्ट थ्योरी, तो ये कुछ थ्योरीज होती हैं, स्टेट के रिकग्निशन से रिलेटेड थ्योरीज होती हैं। तो इन थ्योरीज से रिलेटेड सवाल पूछ लेंगे, है ना, कि ये कौन सी थ्योरी कहती है, और कि कौन सी मतलब थ्योरी, और पूछ लेंगे कि कौन सी थ्योरी कहती है, तो आपको पता होना चाहिए। ये बहुत छोटे और बहुत बेसिक है, इसे आप प्लीज़ याद कर लेना। और एक और चीज़ जो पूछा गया है, पूछ सकते नहीं है तो पूछा ही गया है, और पूछ सकते भी हैं, है ना, तो एक तो ये हो गया कि थ्योरीज और कौन इसके प्रोपोनेंट है ना, नाम लिख देंगे और बोलेंगे कौन इसके प्रोपोनेंट है, और फिर क्या करते हैं, डेफिनेशन दे देंगे, बताएंगे कि पूछेंगे कि डेफिनेशन किसने दी है। जैसे इंटरनेशनल लॉ की आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसमें ओपनहाइम, स्टार्क, स्वाज़नबर्गर, इन सब की क्या है, डेफिनेशन दे रखी है। तो उनके डेफिनेशन में थोड़ा कुछ कुछ के डेफिनेशन में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हुआ है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि डेफिनेशन किसकी है। और फिर मैंने आपको बता दिया कि थ्योरीज हैं, स्टेट के रिकग्निशन से रिलेटेड थ्योरीज हैं, है ना, और फिर मैंने आपको बताया कि जो इंटरनेशनल लॉ है म्यूनिसिपल लॉ का पार्ट है या नहीं है, इससे रिलेटेड थ्योरीज हैं, है ना। तो ऐसे करके कुछ थ्योरीज हैं, आपको थ्योरीज याद करना होगा, थ्योरी लिख सकते हैं, थ्योरी के अंदर का कंटेंट, अब पूछ सकते हैं कौन सी थ्योरी में कहा गया है, नीचे ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो यहाँ पे अगर हम लोग सिलेबस में देखें तो इसमें देखो सबसे पहले नेचर, डेफिनेशन, ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे एक दो क्वेश्चन बन जाता है। एक तो डेफिनेशन से रिलेटेड, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया ना कि थ्योरीज होती हैं, और वो म्यूनिसिपल लॉ का पार्ट है या नहीं है, ये कुछ थ्योरीज हैं जो कि आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बनता है। सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, हाँ, इससे क्वेश्चन बनता है, स्पेसिफिकली इसमें एक आर्टिकल है ना, उसमें जो हम पढ़ोगे आपका आर्टिकल 38, है ना। आप पूरा आर्टिकल लिखना, मैं देखती हूँ किसने पढ़ा है ना। एक आर्टिकल है आपका जो कि बात करता है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, उसमें क्या है, उसमें ना आपका कन्वेंशन लिखा होगा, और फिर उसमें मतलब कस्टम्स लिखा होगा, ऐसे करके चीज़ें लिखी गई होंगी। उसको क्या करना होगा, उसकी क्रोनोलॉजी भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जो कन्वेंशन, कस्टम, जुडिशियल डिसीजंस, ये सब जो है, और पूरा मतलब आपको उसकी क्रोनोलॉजी भी याद रखनी होगी। अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट है, उसमें एक स्पेसिफिकली एक आर्टिकल है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है उस पूरे को ध्यान देना है, ठीक है। 38(1), अब आगे का बताओ आप लोग क्या है, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन म्यूनिसिपल और इंटरनेशनल लॉ, मैंने बताया इससे रिलेटेड थ्योरीज है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो डेफिनेशन में ही कवर हो जा रहा है आपका, ठीक है। उसके बाद फिर अगला स्टेट्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, स्टेट इन जनरल, स्टेट, ये तो इतना नहीं देखना, लेकिन रिकग्निशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग जब भी पढ़ोगे तो रिकग्निशन इंपॉर्टेंट है, और ये तो ठीक है। लॉ ऑफ द सी से तो देखो सवाल एज सच तो अभी पिछले जो 3 साल है उसमें तो लॉ ऑफ द सी से एज सच कोई सवाल नहीं आया है, लेकिन आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे उसमें जोन्स होते हैं, वो जोन्स पढ़ लो, बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं पूछा जाएगा। जो जोन्स वगैरह होते हैं ना, जोन्स वगैरह की लेंथ वगैरह भी नहीं एज सच पूछी जाती है। लॉ ऑफ द सी से मैंने वैसे कम ही सवाल बनते हुए देखे हैं, तो बहुत डिटेल में मत पढ़ना, ऊपर से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी आप देख लेना। सक्सेशन टू राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, इससे भी कोई बहुत सवाल नहीं बनता। स्टेट एंड इंडिविजुअल एक्स्ट्राडिशन से इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इन द सेंस इसके केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्राडिशन, असाइलम, नेशनैलिटी, फिर इससे रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल्स होंगे, है ना हमारा। आप देखोगे तो आपको आर्टिकल्स देख लेना, ठीक है। आप पढ़ोगे ना तो इंपॉर्टेंट चीज़ें से सवाल बनते हैं। द एजेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इससे इतना नहीं बनता। डिप्लोमेटिक एनवॉयस से भी नहीं। काउंसिल्स एंड अदर रिप्रेजेंटेटिव्स, इनको कुछ इम्यूनिटीज़ रहती हैं, वो आप देख सकते हो। द लॉ एंड प्रैक्टिस एज टू ट्रीटीज़, ट्रीटीज़ से मैंने पिछले 3 साल में एक सवाल देखा था, ट्रीटीज़ से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, है ना। तो ट्रीटी जैसे है हमारा, ट्रीटीज़ जब आप पढ़ोगे, वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़ करके है, तो कुछ एक दो प्रिंसिपल्स हैं वो पढ़ लेना,
है ना। मैं आपको पूरा बता रही हूँ प्रिंसिपल से एक दो, जब आप वो टॉपिक पढ़ोगे ना, कहीं पे भी आप नॉर्मली भी नेट पे सर्च करोगे ना, आपको लग रहा होगा मैं क्या बता रही हूँ, नहीं आप नॉर्मली भी नेट पे सर्च करोगे या कहीं पे भी आप देखोगे तो आपको कुछ प्रिंसिपल्स मिलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे आपके जो कि ट्रीटीज से रिलेटेड होंगे, है ना। तो वो उन्हें आप याद कर लेना। जैसे कुछ कुछ ना इसके अंदर मैगजिम टाइप्स चीज़ें होती हैं, मैगजिम नहीं बोलेंगे, जैसे रिबक 620 आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, रिबक 620 बस, है ना। आई थिंक मैं राइट प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं। तो ऐसे करके कुछ मैगजिम्स होंगे, एक्स एक्ो एट बोनो, है ना, ये कुछ चीज़ें हैं, नॉट एग्जैक्टली मैगजिम बट आप समझ रहे हो ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर आपको यूएन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑर्गन एंड देयर फंक्शन, डब्ल्यूटीओ इसके मेन फीचर्स, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से वही एक दो आर्टिकल्स पूछ सकते हैं। तो आई होप आप लोग को एक क्लियर है कि क्या है। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप इसे लेके पढ़ोगे ना, ठीक से लेके बैठोगे, आराम से आपका ये 2 से 3 दिन में आराम से हो जाएगा, लेकिन पूरा इसे लेके बैठोगे तो। आई होप आप लोगों को अब क्लैरिटी हो गई होगी कि किस तरीके से पढ़ना है इंटरनेशनल लॉ को, किन टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना है। बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ आइए, और मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि आ रहे हैं और अपने क्वेरीज़ को सॉल्व करा रहे हैं। तो आप लोग को भी लगता है कोई डाउट है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आप लोग की हेल्प करने के लिए। आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं, और बाकी कोई फीडबैक है, आपको लगता है कोई इंप्रूवमेंट हो सकता है तो प्लीज़ बताइए, हम उसी पर निर्भर हैं जिससे कि हम अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।